सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स। हाँ, तो केंद्र और हमारा जो फेडरल सिस्टम है, कल हम इसकी बात भी कर रहे थे कि हम एक ऐसा फेडरल सिस्टम है जो यूनिटरी सेंट्रिक है, जिसमें यूनियन स्ट्रॉन्ग है, और उस तरीके के फेडरल सिस्टम से हम जो एक पार्टिसिपेटिव फेडरल सिस्टम होता है, उतना स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेटिव फेडरल सिस्टम हमारे देश में नहीं है। ठीक है, जैसे और देशों में, जैसे हमने यूएसए की बात की, तो यूएसए का जो फेडरल सिस्टम है उसमें जो राज्य होते हैं उनके पास हमारे राज्यों से कहीं ज्यादा अधिकार है। तो वहाँ के और हमारे स्टेट में अंतर है, सब जगह का अपना अपना फेडरल सिस्टम है, तो हमारा अपने तरीके का एक फेडरल सिस्टम है। तो हमारे फेडरल सिस्टम में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय काउंसिल काम करती है, जो कि यूनियन और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए काम करती है। आर्टिकल 263 के तहत, आर्टिकल 263 के तहत जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में ये एक सेंटर स्टेट रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल है। इसकी क्या क्या फंक्शंस हैं? ये एक तो रिकमेंडेटरी बॉडी है, ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, और जो अलग अलग तरह के प्रस्ताव हैं उनको ये जांच करती है, चर्चा करती है राज्यों के साथ, आपस में राज्यों के साथ, यूनियन और राज्यों के साथ मिलकर, और जो भी कॉमन इंटरेस्ट के लिए और बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए उनको उनका प्रस्ताव जारी करती है, उनको रिकमेंड करती है। जो भी सामान्य विषय हैं स्टेट्स के लिए, उनको ये चेयरमैन ऑफ काउंसिल को रेफर करती है। तो कुल मिला के इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंक्वायर करना, एडवाइज करना, अगर कोई डिस्प्यूट होता है उस केस में इन्वेस्टिगेट करना, डिस्कस करना, जो राज्यों के और यूनियन और राज्यों के बीच के जो कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज हों, किसी भी तरह के पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए रिकमेंडेशन देना। इसके कॉम्पोजिशन में प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके चेयरमैन रहते हैं टेक्निकली। चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरी के अगर कोई चीफ मिनिस्टर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटर्स हों यूनियन टेरिटरी के, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वो इसके सदस्य रहते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट और 6 कैबिनेट रैंक के मंत्री इसके सदस्य रहते हैं, जो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा ये रिकमेंड किए जाते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा फंक्शनल बॉडी नहीं है हमारे देश में। इंटर स्टेट काउंसिल संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत आती है, पर फंक्शनलिटी के स्तर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इंटर स्टेट रिलेशन में एक और दूसरा हिस्सा हम बात कर सकते हैं, वो है हमारे स्टेट्स के बीच के इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। हमारे जो राज्य हैं उनके एक दूसरे के साथ बहुत सारे जल विवाद, पानी को लेकर विवाद है। नदियाँ, एक नदी दूसरे से जाती है, नहरें हैं, कुछ राज्यों के पास पानी ज़्यादा है, हिली राज्यों के पास, और कुछ राज्यों के पास पानी कम है। तो ये कारण है जिसके कारण राज्यों के बीच में, खासतौर में जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ पर ये समस्या और ज़्यादा विकट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो 4 महीने में पेरेनियल रिवर्स हैं जो हर वक्त बहती रहती हैं, ऐसी रिवर्स कम है, तो इसलिए वहाँ पर पानी का संकट और ज़्यादा रहता है और वहाँ पानी के विवाद ज़्यादा रहते हैं। तो इसी के संबंध में एक एक्ट है जो वाटर डिस्प्यूट से संबंधित है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट 1956 का।
तो 1956 का ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है और आर्टिकल 262 के तहत इसको बनाया गया था। जब राज्यों के बीच के विवाद, खासतौर पर भाषाई विवाद को सुलझाया गया, उसी समय पर ये वाटर डिस्प्यूट के लिए इस एक्ट के, तो इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 262 के तहत इस इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट को बनाया गया था। इस एक्ट के इस आर्टिकल के चलते, ये आर्टिकल अगर दो राज्यों के बीच में पानी के जल वितरण को लेकर विवाद होता है, तो ऐसे में हमारा संविधान आर्टिकल 262 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को ये शक्ति देता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रोल प्रदान करता है कि वो दोनों राज्यों के बीच के विवाद को सुलझाए। और अगर वो राज्य किसी कारण से इस विवाद को नहीं सुलझा पाते सेंट्रल गवर्नमेंट की मध्यस्थता के बावजूद, तो वो इस विवाद को सुलझाने के लिए फिर ट्राइब्यूनल, जो इसके अंदर में के तहत जो ट्राइब्यूनल है, उस ट्राइब्यूनल को के पास जा सकते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है हमारे देश के अंदर में 1956 का एक्ट, जो आर्टिकल 262 के तहत बनाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की। भारत के मूल संविधान में हमें पंचायत का जिक्र कहाँ मिलता है? सर पार्ट 9 में पंचायत है एंड 9A में म्यूनिसिपैलिटीज है। नहीं, मैं ये नहीं मिल रहा हूँ। मूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सर डीपीएसपी में। डीपीएसपी, ठीक है। अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे ओरिजिनल, ये अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। डीपीएसपी में ये जिक्र मिलता है। डीपीएसपी में हमें पंचायतों के होने का कौन सा आर्टिकल है, किसी को याद है? आर्टिकल बताइए देख के, पंचायत के लिए 243 सर। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आर्टिकल जो हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सर शायद 44। चेक करो, ठीक है, चेक करके बताओ। तो हमारे सिस्टम के अंतर्गत पंचायत को, ठीक है, और पंचायत को लेकर अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पंचायत को लेकर जैसे सर आर्टिकल 40 है। 40 यस सर। ओके, तो याद रखिए आप लोग, आर्टिकल 40 है, जो डीपीएसपी के आर्टिकल भी आपको 36 से लेके 51 तक याद करने चाहिए। कौन सा आर्टिकल किस बारे में बात करता है, हमने पहले बात की थी, आपको उनको याद करना चाहिए। तो आज जो हमारा पंचायत है, पंचायत का जो आइडिया है, ये आइडिया गांधीयन आइडियाज में एक आइडिया के तौर पे आती है। भारत के अंदर में पंचायतों का एक पुराना सिस्टम चला आ रहा है। गांधी जी इसके सपोर्टर थे, परंतु कुछ लोग इसके, और बाबा साहब उसमें से एक प्रमुख व्यक्ति थे, जो पंचायती सिस्टम के सपोर्टर नहीं थे, क्योंकि एक तरह का ये फ्यूडल सिस्टम का रेमिनेंट है। जो पंचायत होती है, पंचायत क्योंकि पढ़ी लिखी और उस तरह से नहीं होती हैं, बल्कि जो समाज में, ग्रामीण समाज के जो बलशाली लोग हैं, प्रभुत्व वाले लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, जो पुरुष हैं, उनका वर्चस्व पंचायती सिस्टम पर रहता है। तो पंचायतों पर उनका एकाधिकार रहता है। जो भी जमींदार होगा या कोई और कोई किसी तरीके का
और जिसके पास पैसा हो या बल हो, सेठ हो, तो ऐसे लोगों का प्रभाव रहता है। और जो हाशिए पर, जो मार्जिनलाइज सोसाइटी होती है, वंचित समाज होता है, उसका ट्रेडिशनल पंचायतों में, जैसे खाप पंचायतों का आप लोग अगर समझते होंगे, हरियाणा में खाप पंचायत है, जो विलेजेस की पंचायत है ट्रेडिशनल सिस्टम में, तो उनमें बहुत सारे ऐसे एंटी वीमेन डिसीजन, एंटी दलित डिसीजन आमतौर पर लिए जाते रहे। तो वो बेसिकली एक तरीके के फ्यूडल सामंती व्यवस्था को ही रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करते हैं। गांधी जी का ऐसा मानना था कि ये बड़े डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लोग सीधे प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकते हैं। बाबा साहब का इसमें ये मानना था कि जो है, जो भागीदारी है गांव में की पंचायतों में, वो कुछ ही लोगों की है। तो यहाँ पर इस तरीके के अलग अलग विचार थे, ना केवल बाबा साहब के, और भी उनके समर्थक रहेंगे, परंतु फिर भी इस विचार को, क्योंकि हमारे जो पंचायती सिस्टम है वो पुराने समय से चला रहा है, उसकी अपनी एक डेमोक्रेटिक वैल्यू भी है, ठीक है, इसकी अपनी लोकतांत्रिक वैल्यू है। तो इन लोकतांत्रिक गुणों के कारण इसको डीपीएसपी में इन्वॉल्व किया गया, और बाद में पंचायतों को अमली जामा पहनाया गया। तो गांव पंचायत के अंदर में जैसे ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट है, ग्राम सभा जितने गांव के लोग हैं वो उसके अंदर इलेक्टोरल रोल के अंदर जो भी लोग हैं, तो वो उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं जो गांव की पंचायत है। और बेसिकली एक सेल्फ गवर्नमेंट का ये अच्छा उदाहरण है। हमारे यहाँ पंचायत 3 लेवल पर मौजूद है, गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, फिर इंटरमीडिएट लेवल पर और जिला स्तर पर 3 लेवल पर पंचायत है। तो पंचायत ग्राम के लेवल पर, गांव के लेवल पर, फिर इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इन 3 स्तर पर पंचायत मौजूद रहती है। जो पंचायत होती है, पंचायत के अंदर हमारे जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है पंचायत के लिए। और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है, उनको आबादी के अनुपात में बांटा जाता है। जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं उसको सुपरिटेंडेंट करने के लिए, जैसे इलेक्शन कमीशन, पंचायत के इलेक्शन कौन कराएगा? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन स्टेट का जो कमीशन। इलेक्शन कमीशन होता है। तो आपको पता है कि एक स्टेट का इलेक्शन कमीशन अलग होता है, ठीक है। तो एक होता है, और एमएलए के इलेक्शन कौन कराएगा? स्टेट के एमएलए के इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, एमपी, एमएलए, इनके इलेक्शन कराने के लिए ये जिम्मेदार रहता है। एमएलए के जो चुनाव होते हैं विधानसभा, राज्य की विधानसभा के लिए, वो होते राज्य की विधानसभा के लिए, पर उसका चुनाव की प्रक्रिया को पूरी देखभाल करना, उसको करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है। परंतु उसके नीचे जैसे जो पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हैं, उनको कराने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नहीं होती है। अच्छा, ये अलग अलग, इसके अलावा ये हमारे पंचायत के इलेक्शन हो गए। इसके अलावा भाग 9 में पंचायत के इलेक्शन का जिक्र मिलता है, और सबसे पहली पंचायत शायद 1957 में राजस्थान में जो पंचायत सिस्टम है वो बनाया गया। बाद में पंचायत को ऑल इंडिया लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया, और इसको काफ़ी डेमोक्रेटिक
बनाया गया। इसमें डेमोक्रेटाइजेशन में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये की गई कि 1/3 महिलाओं का प्रतिनिधित्व पंचायत में होना वो मैंडेटरी कर दिया गया। 1/3 रिजर्वेशन यानी कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं का पंचायतों के अंदर में अनिवार्य है। ये एक बहुत ही जो है प्रोग्रेसिव कदम इन पंचायतों के लिए उठाया गया। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। हमारे देश में जो इंटर स्टेट रिलेशनशिप है, मतलब राज्यों का और यूनियन के साथ जो संबंध है, उन संबंधों के जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, ठीक है, उनका जो फाइनेंशियल हिस्सा है, उस फाइनेंशियल हिस्से को तय करने के लिए नहीं, ये यहाँ पर फाइनेंस कमीशन नहीं है, केवल जिम्मेदारी पंचायत से संबंधित है कि पंचायत के जो फाइनेंशियल पोजीशन को हर 5वें साल में गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो 5वें साल में फाइनेंस कमीशन के जरिए से इन पंचायतों की फंक्शनिंग को रिव्यू करता है। पर ये वो फाइनेंस कमीशन नहीं है जो आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है। अभी बाद में हम उसको पढ़ेंगे, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। जिसमें राज्यों और केंद्र के बीच में किस तरीके से टैक्सेस का वितरण होगा ये तय किया जाता है आर्टिकल 280। तो राज्यों के जो पंचायत हैं, पंचायतों के लिए जो फाइनेंशियल पोजीशन को एग्जामिन करने का एक मैकेनिज्म है, जिसमें गवर्नर एक फाइनेंस कमीशन पंचायतों के लिए अपॉइंट करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, जांच करने के लिए कि किस तरीके से जो राज्य के प्रोसीड्स हैं वो पंचायत में ठीक तरीके से वितरित हो रहे हैं, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है पंचायतों की वो बनी रहे। पंचायती राज का जो ये सिस्टम है, ये शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज में, ठीक है, जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में ये लागू नहीं होता। उन क्षेत्रों में जहाँ शेड्यूल 6 शेड्यूल 5 लागू है, वहाँ पर ये लागू नहीं होगा, शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरिया, आर्टिकल 244 में। ठीक है, आर्टिकल 244 इन शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज से, शायद मैंने कभी पहले जिक्र किया था कि ये क्या होते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरिया। यस सर। ठीक है, तो दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। ट्राइबल एरियाज विशेष रूप से जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहां पर है। इस वाले पॉकेट में नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पर है। शेड्यूल्ड एरिया हर स्टेट के अंदर में छोटे छोटे से पॉकेट्स हैं, हर एक में नहीं है, पर जहां जहां शेड्यूल ट्राइब लोगों की आबादी है तो उनके कुछ विशेष एरिया, ट्राइबल एरिया बनाए गए हैं, और जिन पर सीधा सरकार जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नर के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट, जो चुनी हुई गवर्नमेंट होती है, उसके अधिकार के बजाय वो सीधे जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाया जाता है। ठीक है, उसी से संबंधित है आर्टिकल 244 और शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। आर्टिकल 244 एक डील करता है 5th शेड्यूल से, 5वां शेड्यूल, जिसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल तय होता है किसी भी असम, किसी और स्टेट में अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट को छोड़ के जो शेड्यूल ट्राइब का या शेड्यूल्ड एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 5वें शेड्यूल के जरिए से तय होता है। 244(2) है, जिनमें 6ठे शेड्यूल के अनुसार जो ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये केवल इन 4 स्टेट से संबंधित है। बस इन दोनों में यही अंतर है कि ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। वहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं और ट्राइबल एरियाज है उनसे संबंधित है,
और 244(1) यानी कि 5वां शेड्यूल संबंधित है ऐसे क्षेत्रों से जो इन 4 स्टेटों के अलावा कहीं और हो, तो उनके लिए 244(1) या 5वां शेड्यूल काम करता है। अब हम म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हैं। तो जैसे गांव में पंचायत है, ऐसे ही शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज है। म्यूनिसिपैलिटी हिंदी में क्या बोलते हैं? नगर पालिका। तो ये नगर पालिकाएं जो है ये जो शहरों टाउन्स में ये काम करती हैं। और जैसे अभी दिल्ली में म्यूनिसिपैलिटी MCD के इलेक्शनों को लेकर एक विवाद चल रहा है। अरविंद केजरीवाल और आप गवर्नमेंट और बीजेपी के भीतर, ठीक है, वो दोनों पार्टियां उन चुनावों को लेकर झगड़ रही क्योंकि वो चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। तो म्यूनिसिपैलिटी राज्य में नगर पंचायत में बनाई जाती है ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण से अर्बन क्षेत्रों में जा रहे हों। म्यूनिसिपल काउंसिल बनाई जाती है छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई जाती है बड़े अर्बन एरिया में। तो 3 तरीके के इसके कैटेगराइजेशन है। नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्रों से अर्बन क्षेत्रों में, ग्रामीण से जो शहरी क्षेत्रों की ओर ट्रांजिट कर रहे हैं, ट्रांजिशन में है। वो पूरी तरीके से ग्रामीण समाज नहीं है, वो पूरी तरीके से अर्बन नहीं है, धीरे धीरे बदल रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में नगर पंचायत है। म्यूनिसिपल काउंसिल है छोटे अर्बन एरियाज में, और बड़े अर्बन, बड़े शहरी क्षेत्रों में है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। मेट्रोपॉलिटन एरियाज, मेट्रो का मतलब होता है, व्हाट इज मेट्रोपॉलिटन? हम जब बोलते हैं मेट्रो, ये मेट्रो सिटी है या मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो इनका क्या मतलब होता है? पॉपुलेशन ज्यादा है बहुत। पॉपुलेशन ज्यादा होगा। कितनी? 15 लाख। अबाउट 10 लाख। अबव 10 लाख, ठीक है। 10 लाख से ज्यादा अगर उनकी आबादी है तो उन सभी क्षेत्रों को मेट्रोपॉलिटन सिटी बोला जाता है। तो कभी आप इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि दिल्ली, भारत में कितने मेट्रो सिटीज हैं? भारत में कितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं? मेट्रोस कितने हैं दिल्ली में, भारत के अंदर में? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, ये कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रो सिटीज हैं। परंतु ऐसा है नहीं। मेट्रोपॉलिटन एरिया की जो परिभाषा है उसके अनुसार यदि 10 लाख से ज्यादा की वहाँ की आबादी है तो वो क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाते हैं। इनके अंदर जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उनकी जो म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है, उनको भी डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव के से, जैसे हम पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव कराते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी प्रत्यक्ष चुनाव से इलेक्शन होंगे और वहाँ के म्यूनिसिपैलिटी को चुना जाएगा। हर म्यूनिसिपल एरिया को जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिनको हम वार्ड बोलते हैं, वार्ड, आप सभी लोग जो थोड़े शहरी एरिया में रहते होंगे उन्हें वार्ड के कॉन्सेप्ट को पढ़ा का आइडिया होगा। हर क्षेत्र को वार्ड में डिवाइड किया जाता है और यहाँ के इलेक्शन भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। जो राज्य का इलेक्शन कमीशन है वो करता है। हर क्षेत्र में वार्ड कमेटी बनती है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है। ठीक, हर एक राज्य में जो पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, इनके कामकाज को कोऑर्डिनेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है और इस पूरे जिले का, इस पूरे क्षेत्र का एक ही ड्राफ्ट डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट प्लान है, ड्राफ्ट प्लान है, मास्टर प्लान है, वो एक साथ बनाया जाता है। और
इन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के करीब 80% यानी 4/5 मेंबर्स जो होते हैं होने चाहिए वो चुने हुए होने चाहिए, डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए। कुछ सदस्य नॉमिनेटेड इसमें हो सकते हैं। इसमें इलेक्टेड मेंबर पंचायत के रहते हैं डिस्ट्रिक्ट के, और म्यूनिसिपैलिटीज के जो सदस्य होते हैं उनके बीच का एक रेशियो मेंटेन कर उनको बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन कमेटी के द्वारा। राज्यों जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज हैं जो अर्बन एरियाज को, जहां पंचायत भी है, जैसे कोई भी एक जिला ले तो उस जिले में कुछ पंचायत के क्षेत्र होंगे, कुछ टाउनशिप्स होंगी, तो इन सब को मिलाकर एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है। इसके 2/3 सदस्य इस कमेटी के इलेक्टेड होने चाहिए। 1/3 मेंबर जो है नॉट इलेक्टेड हो सकते, पर 2/3 सदस्य इलेक्टेड होने चाहिए। ये जो फाइनेंस कमीशन है वो इन म्यूनिसिपैलिटीज के जो कामकाज है उसको भी देखता है, और टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन की सही प्रकार से राज्यों का टैक्स, जो राज्यों में टैक्स है, जैसे यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्सों का वितरण होता है, उसी प्रकार से इनके बीच में भी टैक्स का सही वितरण हो सके। अच्छा, हमारी अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात कर लेते हैं। जैसे एक से जिससे हम बहुत ज्यादा संबंधित है वो है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन जो नौकरियों पर नियुक्त, जो सरकार की नौकरियां हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम बनाया गया है जिसको हम पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, जिनके एग्जाम हम देते हैं, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो जो यूनियन का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहलाता है, और उसी तरह से हर एक राज्य के पास अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। कुछ राज्य मिलकर अपने, 2 राज्य मिलकर के, ठीक है वो छोटे छोटे राज्य है, वो अपना इंडिविजुअल पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बनाना चाहते, तो मिलकर 2 या 2 से ज्यादा राज्य मिलकर अपना जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकते हैं। पार्लियामेंट एक साधारण कानून बनाकर इस तरीके के जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकता है। अब जैसे इनका जो खर्च है, इनका खर्च कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो भी इनके लोग होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग होते हैं, उसका जो पूरा खर्चा होता है वो खर्चा सैलरी, अलाउंस, पेंशन इत्यादि सभी कुछ कहां से दिया जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब जैसे जो यूपीएससी है उसका खर्चा कहां से आता है? उसका खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का से आएगा, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आएगा। तो राज्यों के जो अपने कंसोलिडेटेड फंड्स हैं उनसे जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन काम करेंगे। अगर यूपीएससी, सर हाँ जी, ये कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टिजेंसी फंड में डिफरेंट एक बार बता दीजिए। अभी करेंगे, फंड पर वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं है। कंटिजेंसी फंड अभी आर्टिकल 280 वो हम करेंगे अभी। अच्छा, यूपीएससी जो हमारा यूपीएससी है उसके सदस्यों को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जो चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये जो इनके आधे सदस्य होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से लिए जाते हैं।
जो ये सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, जब ये अपना ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो इनको 6 साल का कार्यकाल मिलता है। जब ये 65 साल, या तो ये 65 साल की आयु हो जाए या जो है ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं। इसके अलावा तीसरी ऑप्शन रेजिग्नेशन की है, या तो रिजाइन कर दें, और अगर वो रिजाइन करते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं तो प्रेसिडेंट ही उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं। रिमूवल के लिए, ठीक है, जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट चेयरमैन या किसी भी मेंबर का रिमूवल कर सकता है, उसे हटा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, सही व्यवहार नहीं होने के कारण। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद, पहले एक सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होगी, इसमें जो इंक्वायरी चलेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिसकी निगरानी रखी जाएगी, जिसमें कि ये सूचित किया जाएगा कि वो किन ग्राउंड पर, किस आधार पर उनको हटा दिया जाना चाहिए। इस इंक्वायरी में क्लियरली ये बताया जाएगा कि चेयरमैन या उसके सदस्यों को किस ग्राउंड पर हटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि हम कोई भी सदस्य या चेयरमैन इनसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, किसी को इनसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित किया जाए, तब उसको हटाया जा सकता है। किसी दूसरे वो पेड एम्प्लॉयमेंट में अगर वो जुड़ जाता है अपने कार्यभार के अलावा, तब उसको हटाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई भी सदस्य इनफर्म माइंड का है, ठीक है, उसको मानसिक रूप से समस्या है, तो ऐसी स्थिति में उनको हटाया जा सकता है। जो यूपीएससी चेयरमैन होंगे उनको आगे एम्प्लॉयमेंट, फर्दर एम्प्लॉयमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लिए वो एलिजिबल नहीं रहते। अब जब वो ये कर लेंगे तो उसके बाद वो आगे फिर एम्प्लॉयमेंट सीख नहीं कर सकते। जो हमारे जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो एलिजिबल होते हैं चेयरमैन बनने के लिए। तो मेंबर्स चेयरमैन तो बन सकते हैं, उसके अलावा कोई और चीज नहीं कर सकते, और चेयरमैन कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। जो काम क्या होता है हमारे इन यूपीएससीज का, जो पीएससीज हैं, नंबर 1 इम्तिहान कराना, जो तरह तरह के एग्जामिनेशन हम देते हैं, अपॉइंटमेंट्स करना यूनियन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, यूनियन केंद्र सरकार के लिए जो अपॉइंटमेंट की जाती हैं उनको करवाना, ये हमारे यूपीएससी का काम होता है, इम्तिहान कराना और उनका अपॉइंटमेंट करना। रिक्रूटमेंट के लिए जो नई नई स्कीम्स निकालना और उनके लिए नियम बनाना। इसके अलावा स्टेट कमीशन, जो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो यूपीएससी से अन्य विषयों के लिए सलाह भी ले सकते हैं। तो जो सर्विस रूल बनाना, सर्विस रूल के अलावा जो अन्य राज्य है उनको सलाह देना। रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज के लिए, अगर उनको अपने लिए सिविल सर्वेंट अपॉइंट करने हैं, उसके लिए, कोई भी अपॉइंटमेंट करने के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, किसी भी डिसिप्लिनरी मैटर के लिए, कोई भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई डिसिप्लिनरी मैटर चलेगा तो वो काम भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी उसको मॉनिटर करेगा। रिक्रूटमेंट में क्या अंतर है? इसके अलावा यूपीएससी कुछ रिपोर्ट्स भी, प्रेसिडेंट को कुछ रिपोर्ट, सालाना कुछ रिपोर्ट देता है, सबमिट करता है कि क्या क्या कमीशन के द्वारा काम किया गया, क्या क्या उन्होंने अपॉइंटमेंट किया या सर्विस रूल्स बनाए, और इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाता है जब प्रेसिडेंट के द्वारा देखे जाने के बाद, ठीक है, प्रेसिडेंट के आदेश पर उनको उसके पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाता है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इसी तरीके से, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है,
इनका कार्यकाल भी 6 साल का होता है और मैक्सिमम एज 62 साल की होती है। ठीक है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में मैक्सिमम एज 65 साल है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में 62 साल है और अधिक से अधिक वो 6 साल के लिए उनको चुना जा सकता है। उनको अपना जो रेजिग्नेशन है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को उनको प्रेसिडेंट को देना होता है। ये जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपने गवर्नर को, ठीक है, अपने गवर्नर को हर साल एक रिपोर्ट देते हैं। इस रिपोर्ट को वापस जो है लेजिस्लेचर, जो विधानसभा है, उसके समक्ष रखा जाता है। ठीक है, तो लगभग वैसी तरह से आयु के अनुसार जो है इनके कानून काम करते हैं यूपीएससी के सदस्यों के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं सीएजी की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की। ये सब कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हुआ, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन है, सीएजी है, ये सब संवैधानिक पद है। इनका क्या मतलब हुआ? संवैधानिक पद है। इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है किसी न किसी आर्टिकल में। मतलब संविधान ने इस बात का महत्व समझा, कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात के महत्व को समझा गया कि हमें इन पदों को, क्योंकि ये पद ऐसे पद हैं जो किसी समय पर एग्जीक्यूटिव के साथ या लेजिस्लेचर के साथ इनसे स्वायत्तता देना, ऑटोनॉमी देना आवश्यक है। क्यों ऑटोनॉमी देना आवश्यक है इन पदों को, संवैधानिक पदों को? ऑटोनॉमी समझते, स्वायत्तता, आजादी। क्यों उनको ऑटोनॉमी की जरूरत है? सर वो अपना काम अच्छे से कर सकें और चेक्स एंड बैलेंस बना सकें। ये तो काम तो बाकी जो पद हैं उनको भी होना चाहिए। क्यों सेक्रेटरी के पद और बाकी सब पदों को संविधान में जगह नहीं दी गई, केवल इन पदों को जगह दी गई? तो ये किसी और बॉडी से इन्फ्लुएंस ना हो। करेक्ट। ये ऐसे पद हैं तो हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर या जुडिशरी से ये प्रभावित हो, इनके एक्शन इन्फ्लुएंस्ड हो, बायस्ड हो। कैसे बायस हो सकते हैं? अब सोचिए, इलेक्शन कमीशन लेजिस्लेचर के द्वारा तय किया जा रहा है। संसद या एग्जीक्यूटिव जो है, प्राइम मिनिस्टर है, वो इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करने की कैपेसिटी में है। तो ऐसे में क्या होगा? सर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा। करेक्ट, ठीक है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा नहीं। जो एक बार प्रधानमंत्री बन जाएगा वो हर साल प्रधानमंत्री बनता ही रहेगा, क्योंकि वो उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता रहेगा, वो उस पूरे प्रोसेस को प्रभावित करता रहेगा और वो इस तरह से अपने फेवर में प्रभावित कर लेगा कि वो कभी हारेगा ही नहीं। बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ भी है कि लोग 50-50 साल तक वहाँ पर राष्ट्रपति बने रहे, वो कभी हटे ही नहीं। जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने उस सिस्टम को इस तरीके से ट्वीक कर दिया। रशिया का भी जैसे अभी जिक्र चलता रहता है, रशिया में जो है पुतिन ने ऐसा सिस्टम बना लिया कि वो अब आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। वो या तो राष्ट्रपति रहते हैं या प्राइम मिनिस्टर रहते हैं अब तक, और जो भी रहते हैं शक्ति उनके हाथ में रहती है। तो काफ़ी समय से जो रशिया की गवर्नमेंट है उस पर पुतिन का इन्फ्लुएंस, मतलब पुतिन उसके एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पर ही काम कर रहे हैं और आगे अगले 20 सालों के लिए उन्होंने निश्चित कर लिया है कि अब मैं ही आने वाले 20 सालों में मैं ही रहूंगा।
ये उन्होंने इंश्योर कर दिया, दोनों तरफ से इंश्योर कर दिया। अब ये जो सिस्टम है ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है, ये डिक्टेटरशिप ही है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक सिस्टम है। और ऐसी डिक्टेटरशिप पैदा हो सकती है अगर हमारा इलेक्शन का प्रोसेस फ्री एंड फेयर ना हो। ऐसे ही हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन है, भाई पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस यूपीएससी, अब वो अपनी मर्जी से सिविल सर्विस सर्वेंट चुन ही नहीं सकता। एग्जीक्यूटिव जिसको चाहेगी कि भाई हमारे बच्चों को लगाओ, इसको लगाओ, उस पार्टी के आदमियों को लगवाओ, तो ऐसे में क्या होगा, वो जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। पब्लिक सर्विस जो पब्लिक सर्वेंट है वो एक विशेष काम के लिए चुने जाते हैं कि भाई जो आपके पॉलिटिकल हेड हैं वो पॉलिसी मेकिंग आइडियाज पर काम करें, डिसीजन मेकिंग के लिए काम करें, और पब्लिक सर्वेंट जो सिविल सर्वेंट है वो उनको पॉलिसीज बना के दें। तो वो उनको इसलिए नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और हो सकता है एग्जीक्यूटिव चाहे कि भाई पब्लिक सर्वेंट हमारी पसंद के बन के आने चाहिए, तो यूपीएससी को इन्फ्लुएंस कर देगा, तो पब्लिक सर्वेंट जो बन के आएंगे वो उस क्वालिटी के नहीं। सेम काम हमारे सीएजी का रहता है, सीएजी भी के लिए भी यही जिम्मेदारी होती है, और सीएजी की जिम्मेदारी है जो हमारे पब्लिक अकाउंट्स है, जो पैसा जो खर्चा होता है सरकार के द्वारा, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो पैसा खर्चा करती है उसकी ऑडिटिंग करना, कि भाई आपने कहा तो सही कि ये पैसा यहाँ खर्चा होगा, वो वहाँ खर्चा हो गया। अब जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पैसा खर्च हो ही। मैंने आपसे पैसा लिया कि मुझे सब बच्चे जो है 1000 रुपया दो, आपने दे दिया, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस 1000 रुपये की ऑडिटिंग भी हो कि 1000 रुपये गया कहाँ। तो वो जो ऑडिटिंग प्रोसेस है, उस ऑडिटिंग प्रोसेस को देखने के लिए ये पद बनाया गया है जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। परंतु इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो वैसी ही है जैसे किसी जज को हटाने की प्रक्रिया है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को अगर हम हटाना चाहते हैं, अपॉइंट तो गवर्नमेंट कर सकती है, और अगर उसे हटाने की बात आएगी तो हटाने के समय पर टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3, जो हमारे जजेस की रिमूवल के लिए प्रोसेस है, वो प्रत्येक हाउस में कम से कम 2/3 लोगों का वोट मिलना चाहिए, तभी उस सीएजी को हटाया जा सकता है। जो सीएजी होता है वो उसको शपथ हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं, और इसके संबंधित में ओथ और जो अफर्मेशन है वो 3रे शेड्यूल में दी गई है। जो सीएजी का वेतन और अदर कंडीशंस हैं उनको पार्लियामेंट के नियम के द्वारा, पार्लियामेंट एक कानून बनाती है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। और इसके बाद जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसी तरीके से ये लोग भी सीएजी किसी तरीके का पद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भीतर कोई पद नहीं ले सकते, न गवर्नमेंट ऑफ स्टेट न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भीतर कोई पद नहीं ले सकते। जितने भी इनके एक्सपेंसेस होंगे वो चार्ज होंगे कंसोलिडेटेड फंड पर। चार्ज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया था कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। ये उनको देय होंगे, उनको सैंक्शन की जरूरत नहीं होगी, अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये फंड उनको देय होंगे, उनको देना अनिवार्य है। जो सीएजी की ड्यूटीज होंगी वो यूनियन और स्टेट और पीएसयूज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन के जो अकाउंट्स हैं, जो बही खाते हैं, उन बही खातों को ऑडिट करेंगे, उसकी ऑडिटिंग का काम ये करेंगे। और ये ऑडिट की हुई रिपोर्ट का सीएजी द्वारा जो रिपोर्ट बनाई जाएंगी, ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट के समक्ष रखी जाएंगी, और प्रत्येक हाउस के समक्ष इन रिपोर्ट्स को, सीएजी रिपोर्ट्स को रखा जाता है। सीएजी की रिपोर्ट थी जिन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार को गिराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है
बात अभी मैं गलती से कर रहा था, वो है फाइनेंस कमीशन। अभी फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन हमारे आर्टिकल 280 के तहत हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, जिसमें एक चेयरमैन और 4 और सदस्य होते हैं, जिसका उद्देश्य होता है, इस फाइनेंस कमीशन का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, राज्यों और केंद्र के बीच में कर का वितरण। जो भी टैक्सेस मिले उन टैक्सेस को राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित करने का फॉर्मूला स्थापित करता है हमारा फाइनेंस कमीशन। इसके अलावा जितने ग्रांट इन एड्स हैं, जो ग्रांट दिए जाते हैं, उनको उनका सिद्धांत क्या होगा, किस राज्य को कितना ग्रांट इन एड मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। कैसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स को ऑगमेंट कर सकते हैं, कैसे उनको बढ़ावा दे सकते हैं, और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के जो खर्चे हैं उनको निर्धारित कर सकते हैं, ये तय करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो ऊपर हम जो पढ़ रहे थे वो स्टेट फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे थे, अब ये है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन देखता है कि जो राज्य है, स्टेट है, और उसकी जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हैं, तो जैसे केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्यों को सही मात्रा में कर दे, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार करों का सही वितरण हो, ऐसे ही राज्यों के भीतर ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि राज्य के पास जो कर है वो कर का सही हिस्सा पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज के पास जाए, क्योंकि हमारा जो कर का ढांचा है वो इस तरीके का है कि ज़्यादातर टैक्सेस जो ऊपर के लोग हैं, जैसे यूनियन के पास सबसे ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठा होते हैं, फिर स्टेट के पास, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के पास अपने टैक्सेस बहुत कम है। अब जब टैक्स नहीं होंगे, रेवेन्यू नहीं होगा, तो वो कामकाज भी नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज को निर्धारित करने के लिए कि ये काम सही से हो, कि भाई जो सबको बराबर सही मात्रा में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार टैक्स मिले, तो उस टैक्स के वितरण का काम ये फाइनेंस कमीशन करता है। हर 5 साल में बनाया जाता है, अपनी योग्यताओं के अनुसार इनके सदस्यों का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ कमीशन चुने जाते हैं फाइनेंस कमीशन के। और उनकी जो ड्यूटीज होती हैं वो निर्धारित होती हैं। जो रिकमेंडेशन होती है फाइनेंस कमीशन की, वो रिकमेंडेशन को हाउस के समक्ष रखा जाता है, और हर 5 साल के बाद ये आता है। अभी 14वां फाइनेंस कमीशन और अभी शायद 15वां फाइनेंस कमीशन नियुक्त हो गया होगा। तो 14वें की रिपोर्ट रखी गई है। 15वें का जो कार्यकाल था, 15th फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2020 तक था, जिसकी रिपोर्ट भी अभी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। जो शेयर था 14वें कमीशन में, वो 42% से 32% रिकमेंड किया गया था। 32 से 42% को रिकमेंड कर दिया गया। अगली जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जिसकी हम बात करेंगे वो है इलेक्शन कमीशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी जैसे जिक्र किया था कि इलेक्शन कमीशन हमारे देश में एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। फाइनेंस कमीशन को आर्टिकल 280 के तहत नियुक्त किया जाता है। फाइनेंस कमीशन जो होता है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो आर्टिकल 280 के अंतर्गत, 280 के अंतर्गत अपने काम करता है। अब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे जो पार्लियामेंट के और जो स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है,
ये किसके लिए जिम्मेदार है? Superintendence, direction and control of preparation of electoral roll and conduct of all election to parliament and legislature, every state legislature, हर राज्य का जो विधानसभा है उसके चुनाव और संसद के चुनाव, इसके अलावा राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए भी ये काम करता है। इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट रीजनल कमिश्नर्स, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के जो कंसल्टेशन से रीजनल कमिश्नर्स को भी नियुक्त कर सकता है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इस इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्य होते हैं, एक इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर जिनको प्रेसिडेंट समय समय पर नियुक्त करते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो चेयरमैन का काम करते हैं इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत, ठीक है। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो इनको हटाने के लिए भी वही कार्रवाई होगी, वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो प्रक्रिया जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए जाने के लिए की जाती है। परंतु जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो या रीजनल कमिश्नर हैं, उनको हटाया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की राय पर। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहें कि ये व्यक्ति जो है अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तब उनको हटाया जा सकता है इलेक्शन कमिश्नर या रीजनल कमिश्नर्स को, ठीक है। तो इस प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको हटाने की प्रक्रिया अलग अलग हो जाती है। जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इस संबंध में, इलेक्शन के संबंध में अपने नियम बना देता है। तो हमारे इलेक्शन कमीशन के 2 महत्वपूर्ण काम हो गए। एक तो इलेक्टोरल रोल बनाना, उसको अपडेट करना, ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसको, चुनाव, इलेक्टोरल रोल को क्या बोलते हैं हिंदी में? निर्वाचन मंडल, हाँ, निर्वाचन अनुसूची या सूची जो भी होती है। तो जो इलेक्टोरल रोल होता है जिसमें हमारा नाम लिखा रहता है, ताकि सभी व्यक्तियों का, जो एलिजिबल लोग हैं, उनके नाम इलेक्टोरल रोल में मौजूद रहे। तो इसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी हमारे इलेक्शन कमिश्नर की होती है, इलेक्शन कमीशन की होती है कि वो इंश्योर करे कि हर व्यक्ति का नाम जो वोट देने के लिए एलिजिबल हो उसका नाम वहाँ मौजूद रहे। पार्लियामेंट इसके लिए जो है संबंधित कानून बना सकता है, इलेक्टोरल रोल से संबंधित डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी ये तय कर सकता है। डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी हुई है, ठीक है, जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एरिया होता है, उस एरिया को अगर ऑल्टर करना चाहे तो पार्लियामेंट एक आदेश के द्वारा उसको ऑल्टर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ क्षेत्रों को इधर ला करना है और कुछ क्षेत्रों को उधर लाना है, तो ये काम डीलिमिटेशन के प्रोसेस के द्वारा किया जा सकता है। तो इलेक्टोरल बनाना, और इसके अलावा कोई भी जो इलेक्शन संबंधी कानून बनाने का अधिकार ये हमारे पार्लियामेंट के पास मौजूद रहता है। जैसे पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया। तो ये कुछ कानून हैं जिनके द्वारा हमारे देश में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, इलेक्शन की प्रक्रिया है, वो की जाती है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर भी इसके संबंध में कानून बना सकता है यदि पार्लियामेंट ने ना बनाया हो तो। जो कोर्ट्स हैं वो समय समय पर इसमें अपनी इंटरफेयर कर सकते हैं। किस किस संबंध में कर सकते हैं? जैसे डीलिमिटेशन के संबंध में कोर्ट इलेक्शन के इस प्रोसेस में दखल दे सकते हैं,
उनको जांच सकते हैं कि उनमें सही प्रक्रिया की गई। अलॉटमेंट ऑफ सीट, जो सीटों का वितरण है वो सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, की जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ। ये सब चीज़ों में हमारे कोर्ट्स दखल कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने जो कर दिया वो फाइनल हो जाएगा। कोर्ट्स के पास अपने अधिकार हैं। अगर इलेक्शन की कार्रवाई को कंडक्ट को देखने के लिए, जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस को समझ जानने के लिए और उसको सही करने के लिए, या पर अगर नंबर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट सही तरह से ना हो तो उसमें दखल देने का। जो कोर्ट्स के अधिकार हैं इलेक्शन के संबंध में, अगर कोई भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई विवाद आता है तो ऐसा विवाद केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। डिस्प्यूट अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अधिकार के इलेक्शन प्रोसेस को लेकर है तो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 19th अमेंडमेंट है जिसने इलेक्शन ट्राइब्यूनल, पहले इलेक्शन ट्राइब्यूनल का कॉन्सेप्ट था जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स को सुनता था, जो हाई कोर्ट्स के द्वारा ट्रांसफर करके उन केसेस को सुनता था। तो इन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को यहाँ से हटा दिया गया। अब जो इलेक्शन पिटीशंस हैं वो अब जो है सीधे हाई कोर्ट के द्वारा चुनी, उनके द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा सुनी जाती हैं। ये इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दो अलग अलग बॉडीज हैं जिनके अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। तो आप कभी इनको आपस में कंफ्यूज मत करिएगा। अब ये बाई इलेक्शन आपने ये शब्द आए गाहे बगाहे सुना होगा कि बाई इलेक्शन चल रहे हैं। बाई इलेक्शन क्या होता है? यदि कोई सीट किसी कारण से वैकेंट हो जाए, खाली हो जाए, मृत्यु के कारण खाली हो सकती है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के द्वारा खाली हो सकती है, रेजिग्नेशन, डेथ के कारण, इनमें से किसी कारण से यदि कोई सीट खाली हो जाती है तो ऐसे में उसे बाई इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के द्वारा भरा जा सकता है। एक चुनाव करके वहां पर उसको भरा जा सकता है। अगर ये सीट SC ST सीट होगी तो फिर जो दोबारा से इलेक्शन होगा तब भी वो सीट SC ST सीट ही रहेगी। जो बाई इलेक्शन होना होता है उसको 6 महीने के भीतर, जब से वो वैकेंसी हो, किसी भी कारण से रेजिग्नेशन, डेथ या किसी अन्य कारण से अगर वो वैकेंसी सीट खाली होती है तो 6 महीने के भीतर उस चुनाव को वहाँ चुनाव कराना जरूरी होता है। 6 महीने के अंदर उसको भरना जरूरी होता है। एक्सेप्ट, इसके कुछ एक्सेप्शन है 6 महीने के। एक तो कि यदि 1 साल भर के भीतर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होने जा रहे हों तब बाई इलेक्शन नहीं कराए जाते। तो किसी कारण हमें पता है कि अगले मई में जनरल इलेक्शन है तो अभी साल है तो हम इलेक्शन नहीं करेंगे, वो तब वो 6 महीने का रूल लागू नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है कि अगर इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये तय करता है और ये मानता है कि हाँ यहाँ इलेक्शन कराया जाना अभी मुमकिन नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाना मुमकिन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता है। इसके आगे बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। हमारे देश में नेशनल कमीशन है, SC ST कमीशन हम आम भाषा में बोलते हैं। कुछ वर्गों के हितों का ध्यान रखने के लिए ये विशेष कमीशन बनाए गए हैं जिनके चेयरमैन, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 और सदस्य, कुल 5 सदस्य होते हैं इस SC ST कमीशन के, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है।
इनका कार्यकाल जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा एक नियम के द्वारा तय किया जाता है। इनकी जिम्मेदारी जो होती है इलेक्शन कमीशन की, नंबर 1, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर रिलेटिंग टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी सेफगार्ड्स हैं और उनकी जांच करने के लिए, उनके से जुड़े हुए सभी मामलों की जांच करने के लिए ये SC/ST कमीशन काम करता है। कि कोई भी स्पेसिफिक शिकायत मिलने पर, अगर राइट्स को लेकर, अधिकारों को लेकर कोई स्पेसिफिक शिकायत मिलती है, तब ये SC/ST कमीशन काम करता है। गवर्नमेंट को सलाह देने के लिए प्लानिंग प्रोसेस में कि किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, उसके लिए काम करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट, कितना डेवलपमेंट अचीव हो सका, उसको जांचने का काम करता है। हर साल ये इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट को देता है और उसमें अपनी रिकमेंडेशन देता है, जो कि पार्लियामेंट के समक्ष, प्रेसिडेंट को देता है, जो कि पार्लियामेंट के समक्ष रखी जाती है रिपोर्ट। और किसी भी तरीके के बदलाव के लिए रिकमेंडेशन देता है कि कैसे प्रोटेक्शन, वेलफेयर, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट SC/ST वर्ग का हो सके, SC वर्ग का हो सकता हो। जो इनके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है वो हर पार्लियामेंट के दोनों हाउस में ले की जाती है, उसको रखा जाता है, उसके पटल पर रखा जाता है और प्रपोजल्स को, रिकमेंडेशंस को वहां पर डिस्कस किया जाता है, जो भी रिकमेंडेशन उनके द्वारा दी गई हो। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ये रिपोर्ट गवर्नर्स को दी जाती है, जो कि गवर्नर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में इसको रखवाते हैं। जो हमारा इलेक्शन का, जो हमारा SC/ST कमीशन होता है, इसके पास एक सिविल कोर्ट की शक्ति मौजूद होती है। इनके पास सिविल कोर्ट की शक्ति मौजूद रहती है, इन्वेस्टिगेट करना, किसी भी मामले को इंक्वायर करना कंप्लेन के लिए, ठीक है, किसी को भी समन कर सकते हैं, उसको अटेंड करने के लिए एनफोर्स कर सकते हैं किसी भी हिस्से से कि आपको आके यहाँ पर अपना विटनेस देना होगा, किसी को भी समन भिजवा सकते हैं, किसी भी वस्तु की डिस्कवरी और प्रोडक्शन के लिए आदेश दे सकते हैं, एफिडेविट के द्वारा एविडेंस ले सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी जो व्यक्ति है या कोई अधिकारी है, वो एफिडेविट के द्वारा कि जी ये हमारे पास है या नहीं है, तो एविडेंस ले सकते हैं। किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को अपने ऑफिस में मंगवा सकते हैं और किसी भी विटनेस की जांच कर सकते हैं। तो एक प्रकार से जैसे एक सिविल कोर्ट काम जो अधिकार उसको मिले हुए हैं, वह इस नेशनल कमीशन फॉर SCs को, शेड्यूल कास्ट को मिले हुए हैं। इसी तरह से एक और नेशनल कमीशन है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। इसके सदस्य 5 वापस वही 5 सदस्य होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट के रूल के द्वारा जो है ये इनका कार्यकाल तय किया जाता है, प्रेसिडेंट नियम बनाकर काम करते हैं। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो भी लगभग वैसा ही है जैसा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ऐसे ही शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। कोई भी अगर स्पेसिफिक कंप्लेन आती है तो शेड्यूल्ड ट्राइब संबंधी, तो ये इसकी जांच करते हैं। जो प्रोसेस है, प्लानिंग प्रोसेस है कि किस तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब के डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए, उसमें अपनी भागीदारी देते हैं। जो भी प्रोग्रेस हो रही है, जो प्रस्ताव है, जब उन पर काम हो रहा है तो उसमें क्या क्या प्रोग्रेस अचीव की गई है उसको जांचते हैं। इसके बाद सालाना एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट के समक्ष, अपने रिकमेंडेशंस देते हैं। ये कुछ कार्य हमारे इस कमीशन के द्वारा किया जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन के द्वारा। और उसी तरीके से इनके पास भी अपनी शक्तियां होती हैं और वही सिविल कोर्ट वाली शक्तियां शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन के पास भी मौजूद रहती हैं। इन कमीशन के अलावा एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी है। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए
ये एक और कमीशन बनाया गया 102 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 338 बी है जिसको इंसर्ट किया गया, जिसके द्वारा जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये शब्द याद रखिएगा, हम ओबीसी शब्द को अदर बैकवर्ड कास्ट बोलते हैं, पर हमारे संविधान में ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमारे संविधान में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ऐसे वर्ग जो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हों। ठीक है, वर्ग है, जातीय शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, वर्ग शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो उन वर्गों के लिए ये बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये काम करता है। इसके अंदर भी 5 सदस्य होते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अन्य सदस्य इसके अंदर होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। उसी प्रकार के इनके भी फंक्शन रहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना और सेफगार्ड करना सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक कंप्लेन की जांच करना, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस की को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको यूनियन और स्टेट के साथ उन्हें सलाह देना, सालाना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करना, ये इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये इसके काम है। एनसीबीसी के पास भी उसी तरीके की सिविल कोर्ट की शक्तियां, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, वैसी ही शक्तियां बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन के पास भी मौजूद है। ये कमीशन जो है आर्टिकल 342 ए के तहत जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको नोटिफाई करने का काम करता है हर राज्य से, यूनियन टेरिटरी से के लोगों को कि कौन लोग हो सकते हैं, कौन ऐसे वर्ग हैं, कैसे पता चले कि कौन एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड है। तो ऐसे क्लासेस की पहचान करने के लिए का भी ये काम करता है। आर्टिकल 342 के तहत उनको पहचान दी जाती है, लिस्ट को बढ़ाया जाता है। जैसे हम समय समय पर देखते हैं कि उस जाति को ऐड कर लिया गया, तो ये जो काम होता है ओबीसी लिस्ट में ऐड करने का, ये काम आर्टिकल 342 ए के तहत किया जाता है। ओके, आगे बढ़े तो कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 344। तो हमारे देश में कौन सी भाषा बोली जाएगी, कौन सी लैंग्वेज होगी, ये एक बड़ा विवाद का विषय था। ये ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे देश में एक बड़ा विवाद का विषय था, और विवाद को शायद मैंने पहले भी बताया हो। इस विवाद को समझने के लिए हम कहें तो ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की कौन सी होगी, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस तरीके का माहौल रहा होगा, हिंदी भाषा को अपनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितना सपोर्ट रहा होगा। पूरे देश में ये भाषा आज बोली जाती है, तो इसका मतलब है कि पूरे देश में इसके लिए वाइड स्प्रेड सपोर्ट होगा, हाँ या नहीं? नहीं होगा सर, क्योंकि साउथ इंडिया तो अलग ही है, वो लोग हिंदी को कभी भी प्रमोट नहीं करते। ओके, तो इंग्लिश, हिंदी को, हम हिंदी भाषा को
ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की जब चर्चा हुई कि हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, कामकाज की भाषा बनाया जाए, जो मदर टंग वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट, तो ये भाषा को बनाया जाए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब चर्चा हुई तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस विषय पर मतों का इक्वल डिवीजन हो गया। आधे लोग ये चाहते थे कि हिंदी भाषा बने, आधे लोग ये चाहते थे कि हिंदी भाषा ना बने। तो हमें हो सकता है कि हिंदी भाषा को लेकर ऐसा लगे, और फिर भी भारत में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो हिंदी भाषा को नहीं चाहता। हम नॉर्थ इंडियन लोगों को शायद ऐसा लगता हो, परंतु भारत के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा नहीं है। तो आधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस पक्ष में थी कि हिंदी भाषा नहीं बननी चाहिए। तो फिर हिंदी भाषा बनी कैसे? हिंदी भाषा कैसे बन सकी अगर आधे आधे सदस्य बटे हुए थे? तो अगर संसद में, लोकसभा में किसी विषय पर वोटिंग हो रही है और मत विभाजन किया जाता है, आधे सदस्य पक्ष में वोट देते हैं, आधे, एग्जैक्टली आधे, टाई जिसको बोलते हैं, आधे विपक्ष में वोट देते हैं, तो क्या होगा? वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा, वो प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा, वो प्रस्ताव वापस प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा, या उस पर कुछ नहीं किया जाएगा? सर तो स्पीकर वोट करेगा इसके लिए। स्पीकर वोट करेगा, करेक्ट। ऐसे में स्पीकर को हमने जब पढ़ा था, स्पीकर के बारे में ये पढ़ा था कि स्पीकर नॉर्मली वोट नहीं करेगा। सामान्य केसेस में, आमतौर में रेयर ही सिचुएशंस होती हैं जब स्पीकर वोट करता है, क्योंकि स्पीकर पूरे संसद का होता है, वो किसी पार्टी दल का नहीं होता है। जो स्पीकर लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो सबके होते हैं। तो इस बात को मानते हुए स्पीकर को ये काम नहीं दिया गया कि वो वोट नहीं करेगा, ताकि वो बायस ना दिखे। वो किसी एक दल का नहीं होता है, सबका होता है। तो ऐसी स्थिति में जो डिवीजन ऑफ वोट जब होता है और अगर वो टाई हो जाए, तो ऐसे में स्पीकर के पास ये वो रहता है कि वो वोट कर सकता है जिसके भी पक्ष में चाहे। तो ऐसे में स्पीकर का वोट डिसाइडिंग वोट हो जाता है, जिसके भी पक्ष में वोट दे देगा तो वो पक्ष जीत जाए। तो हिंदी भाषा जो उस समय स्पीकर थे, उनके वोट के कारण ही भाषा वो बन सकी। तो ये हमें समझना चाहिए कि भाषा को लेकर हमारे देश में इतना ज्यादा कंसेंसस नहीं है। आर्टिकल 344 इसी के लिए काम, मतलब आर्टिकल 344 के अंतर्गत कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये इसका प्रावधान है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे देश में यूनियन की हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी भाषा है। ये इसका अपॉइंटमेंट, हिंदी भाषा कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के लिए किया जाता है हर 10 साल के बाद। इसमें चेयरमैन और अदर मेंबर्स को नियुक्त किया जाता है अलग अलग भाषा के, ठीक है। जो भी 8वें शेड्यूल में हमारी जो 22 भाषा है उनसे कुछ सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्रपति को वो हिंदी भाषा के प्रोग्रेस के लिए, कि हिंदी भाषा का ऑफिशियल पर्पस के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी विभागों में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश भाषा का प्रयोग हो, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, उसके जो भी प्रस्ताव हो वो वहाँ पर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ इंग्लिश भाषा के उपयोग को सीमित करने का प्रयास इस कमीशन के द्वारा किया जाता है। मतलब ये प्रस्ताव दिए जाते हैं कि कैसे हम इंग्लिश को कम करें, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम थी
कि देश में इंग्लिश भाषा का प्रयोग बड़े स्तर पर होता था और हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत कम हुआ करता था। तो जो इंग्लिश भाषा का प्रयोग था उसको धीरे धीरे फेज आउट करना था। अगले 15 सालों में ये तय किया गया था कि इंग्लिश भाषा को धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा। अगले 15 सालों तक उसे इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा, उसके बाद उसको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि 1950 में कामकाज की वो स्थिति नहीं थी कि सभी कामकाज हिंदी में हो सके। तो इसलिए 15 साल का समय लिया गया था, ये कमीशन बनाया गया था, परंतु ये पर्पस जो है आगे सफल नहीं हो पाया। इसलिए इंग्लिश के कॉन्टिन्यूअस यूज को हर बार आगे बढ़ा दिया जाता है 10 साल के लिए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा वो 348 के तहत इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। ये उनको वो मिला हुआ है। जो किस तरीके के नंबर सिस्टम, क्या न्यूमेरल सिस्टम हम इस्तेमाल करेंगे, ये इसका प्रस्ताव इसके अंदर आता है। कमीशन के द्वारा प्रस्ताव को रखा जाता है। जो भाषा, किस तरीके की भाषा, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन यूनियन और स्टेट के बीच में कौन सी होगी, ठीक है, एक स्टेट दूसरी स्टेट से कौन सी भाषा में कम्युनिकेट करेगा, ये सब इसके अंदर दिया जाता है। इसके अलावा कमीशन ये भी बताता है कि कैसे हम इंडस्ट्रियल, कल्चरल और साइंटिफिक एडवांसमेंट और लैंग्वेज के एडवांसमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा ये नॉन हिंदी स्पीकिंग के एरियाज के को भी, कि हिंदी, गैर हिंदी भाषी प्रदेश से भी लोग भारत के अंदर आए, इसको सुनिश्चित करने का भी काम ये कमीशन करता है। इस कमीशन, इसके साथ एक कमेटी होती है जिसके अंदर 30 सदस्य होते हैं। जो हिंदी कमेटी होती है, हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज कमेटी, इस हिंदी भाषा कमेटी में 20 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार जो है वोट करते हैं। जो दोनों हाउसेस से अपने अपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार चुने जाते हैं 30 सदस्य हिंदी भाषा कमेटी के लिए। तो ये कुछ मैकेनिज्म है जिनके द्वारा हम अपने देश में हिंदी भाषा के प्रमोशन के लिए काम करते हैं। अच्छा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का एक विशेष ऑफिसर जो भाषाई अल्पसंख्यकता है। हम अपने संविधान में 2 तरीके से अल्पसंख्यक को पहचानते हैं, भाषा के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर। तो जो लोग भाषाई तौर पर अल्पसंख्यक हैं उनको सुनिश्चित, उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है आर्टिकल 350 बी के जरिए से, जिसके द्वारा एक स्पेशल ऑफिसर, एक विशेष अधिकारी लिंग्विस्टिक, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए चुना जाता है। आर्टिकल 29 के तहत हर व्यक्ति के पास, हर नागरिकों के पास ये अधिकार है कि वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और अपनी संस्कृति को बचा सकें, उसे कॉन्जर्व कर सकें। ये हर एक का अपना अधिकार है आर्टिकल 29 के तहत। तो इसी को सुनिश्चित करने का ऐसे मामलों में जहां लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अधिकार खतरे में हों, तो उनके अधिकारों को सेफगार्ड करना, उसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट के समक्ष प्रस्तुत करना, ये काम हमारा स्पेशल ऑफिसर करता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का आर्टिकल 350 बी के तहत। कुछ और स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए ये 1978 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रेजोल्यूशन के द्वारा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये याद रखिएगा, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि संविधान के अंदर में इसका प्रावधान नहीं है, बल्कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसका प्रावधान एक कानून के द्वारा है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेजोल्यूशन के द्वारा इसको बनाया गया।
जिसमें भाषा मतलब धर्म या लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेज या धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यक वर्ग को पहचान दी जाएगी। पार्लियामेंट ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 पास किया। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1992 पास किया, जिसके द्वारा से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनाया गया, जो मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, ज़ोरास्ट्रियन और जैन माइनॉरिटीज के लिए, वो इन 6 तरीके की माइनॉरिटीज के लिए काम करती है। इन 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए काम करता है ये माइनॉरिटी कमीशन। इसके अंतर्गत 7 सदस्य हैं, 1 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन और 5 अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है अपॉइंटमेंट से लेकर, और इनका काम होता है कि जो डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज है, कि अल्पसंख्यकों का जो विकास है यूनियन में, केंद्र के अंदर और स्टेट के अंदर कैसे हो रहा है, उसको जांचना, उसको समझना, ठीक है। किसी भी तरीके के जो संवैधानिक सेफगार्ड्स हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को सेफगार्ड मिले हुए हैं, उनको मॉनिटर करना, उनकी स्थिति को जानना, समझना, कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेन अगर आती है उसकी जांच करना, उसको सुनिश्चित करना सेफगार्ड्स को, कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकार सुनिश्चित रहें। जो स्टडीज हैं, जो अध्ययन है धार्मिक अल्पसंख्यकता पर, रिसर्च है, एनालिसिस है, उसको आगे बढ़ाना और डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। तो ये काम हमारा नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी करता है। हर साल ये भी अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करता है पार्लियामेंट के समक्ष। इसके बाद है NCPCR, ठीक है। ये भी एक स्टैचुरी कमीशन है, यानी कि कानून के द्वारा बनाया गया कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और मैं हमेशा मानता हूँ कि बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वर्ग हैं, जिनके ऊपर हम सबसे कम चर्चा करते हैं, ठीक है। आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा है। इस समय हमारे देश में करीब 40% आबादी 18 साल या 18 साल से कम की है। तो 18 साल से कम की 40% आबादी है, परंतु उसकी बात करने वाला, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का हमारा कोई प्रयास नहीं होता है, या होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। तो उसको ज़्यादा ध्यान, उसको तवज्जो ज़्यादा दिए जाने की ज़रूरत है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। मार्च 2017 में इसको स्थापित किया गया और एक्ट पास किया गया, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005 में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत। 2005 के एक्ट में राष्ट्रीय कमीशन, नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन बनाए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा चिल्ड्रन कोर्ट, जहां पर बच्चों के खिलाफ किए गए जो ऑफेंसेस हैं उनकी जल्दी से जल्दी जांच की जा सके, इसके लिए स्पेशल चिल्ड्रन कोर्ट का भी प्रावधान है। इस कमीशन में जो नेशनल कमीशन है उसके अंदर में 1 चेयरमैन और 6 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम 2 महिलाएं होनी जरूरी है। बच्चों को, चाइल्ड की डेफिनेशन इस कमीशन के, इस एक्ट के तहत 0 से 18 साल की है, कि 0 से 18 साल से सभी छोटे बच्चे चाइल्ड की कैटेगरी में गिने जाते हैं। वहाँ पे टीनेजर वाला डिस्टिंक्शन नहीं रखा गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसके चेयरमैन और इसके सदस्यों को नियुक्त करती है, और चेयरमैन को नियुक्त करने के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है कि किसको चेयरमैन बनाना है। इसके जो फंक्शन है फिर वही वापस कि सेफगार्ड करना है, बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है, उनके लिए जो नियम कानून है उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है, यदि उनके अधिकारों का हनन होता है तो उनकी जांच करना है, तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स पर काम करना है,
जो एम्प्लॉयमेंट संबंधी या बच्चों के अधिकारों संबंधी जितने भी विषय हैं, ठीक है, उन पर जांच करना है, सारे फैक्टरों को समझना है कि बच्चों के अधिकार किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे टेररिज्म हो सकता है, कम्युनल वायलेंस हो सकता है, राइट्स हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, HIV, एड्स, ट्रैफिकिंग, मॉल ट्रीटमेंट, टॉर्चर, एक्सप्लॉयटेशन, पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन, ये सभी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो बच्चों का सिवियरली, बहुत बुरे तरीके से उनके अधिकारों का हनन करते हो। तो इन सब को रोकने का क्या तरीका हो सकता है, ये हमारा ये कमीशन काम करता है। इसके अलावा बच्चों के संबंधित, उनकी देखभाल संबंधित सभी नियमों को ये लागू करता है। बाकी इसको हम देख सकते हैं कि और क्या काम कर सकता है। मेरे ख्याल से ये लास्ट कमीशन है, इसको अभी हम कर लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990 के बाद, 1990 के एक्ट के बाद ये महिला विमेन कमीशन बनाया गया। इसके अंदर एक सदस्य और 5 मतलब कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें चेयरमैन और 5 अन्य सदस्य होते हैं। ये 3 साल के लिए अपना कार्यकाल इनको अपॉइंट किया जाता है और ये महिलाओं के जो संवैधानिक और कानूनी अधिकार है उनको उनको रिव्यू करते हैं कि उनको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। कोई भी अगर लेजिस्लेटिव चेंज की आवश्यकता है उसको रिकमेंड करते हैं। अगर कोई ग्रीवियांस है किसी का, महिला का, किसी का कोई शिकायत है, उसकी जांच करते हैं, उसकी जांच करवाते हैं। गवर्नमेंट को महिलाओं संबंधी जो पॉलिसी मैटर है उन पर समय समय पर सलाह देते हैं। जो भी जहाँ भी अधिकारों का हनन हो रहा है, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज है, तो उन सब के केसेस को जांच करते हैं, उनको देखते हैं कि वो ठीक तरीके से लागू हो। महिलाओं में एजुकेशनल रिसर्च उनके संबंध में सही तरीके से हो और प्रमोशन हो, इसके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर रिसर्च हो, इसके लिए काम करते हैं। ये अपनी रिपोर्ट जो होती है, जो विमेन कमीशन की रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट भी जो हमारा संसद है उसके पटल पर रखी जाती है। इसके अलावा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से वो रिपोर्ट सीख कर सकते हैं, उसकी कॉपी स्टेट गवर्नमेंट को भेज सकते हैं और लेजिस्लेटिव चेंजेस को रिकमेंड कर सकते हैं। तो अभी हम यही रोकते हैं, कल हम यहीं से आगे शुरू करेंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्लासेस को थोड़ा सा जल्दी बाइंड अप करके, ताकि आप लोगों के पास सेल्फ स्टडी का कुछ कार्यक्रम रहे, या अगर कुछ आप लोग चाहेंगे दोबारा कुछ करने का, तो हम ये कार्यक्रम शुरू कर सकते। तो मैं कोशिश करूँगा कि 5-7 दिन में, 4-5 दिन में इन क्लासेस को बाइंड अप करो, ठीक है। इन क्लासेस को खत्म करो। उसके बाद जो एरियाज रह गए होंगे, मेरे विचार से एक एरिया रह जाएगा, वो ज्योग्राफी का एरिया है। और अगर आप कहेंगे तो हम कुछ स्पेशल क्लासेस अरेंज कर सकते हैं आफ्टर सम गैप, कुछ दिनों के बाद। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हम करेंगे, जिससे कि थोड़े गैप में आप अपना सेल्फ स्टडी करिए, उसके बाद फिर से हम कुछ समय के लिए, ताकि आपके इम्तिहान की तैयारी भी होती रहे। अच्छा, इस संडे को क्लास नहीं होगी, क्योंकि कुछ बच्चों का ये PCS उत्तराखंड का पेपर है, तो कई कुछ बच्चे उसमें जा रहे हैं, तो ये संडे को क्लास नहीं रहेगी, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव अ गुड डे। गुड डे।